सो हेलो राइडर्स, आज का लेक्चर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके पास आंशिक अवकल समीकरण की जो बुक है उसके अंदर है वो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई रहती है, उसको हम लैग्रांज विधि से वो कैसे सोल्व करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे पता करें कि यह जो इक्वेशन है वो लाग्रांज विधि से सोल्व होगी। तो सबसे पहले तो हम उस चीज का पता करेंगे। देन इसी के साथ है वो हम इस बात पे भी चर्चा करते हैं सबसे पहले कि आखिर आपके पास आंशिक अवकल समीकरण होती क्या है। आपने नॉर्मली 12th क्लास से है वो आपने अवकल समीकरण तो सुन रखी है कि आपके पास कोई चीज है, अवकल समीकरण के रूप में कोई इक्वेशन लिखी जाती है तो उसको हम इस टाइप से लिखते हैं, जैसे इस टाइप से हम लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आंशिक और नाम जुड़ गया इसके आगे, तो ये कौन सा ज्ञार हो गया। तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक सा यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ। पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम आंशिक अवकल समीकरण बोल रहे हैं, और ओडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम है और साधारण अवकल समीकरण जो बोलते हैं ना, जो हमेशा से पढ़ते आ रहे वो। तो सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस जान लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पीडी लेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपके पास कोई फंक्शन दिया गया रहेगा, एक्स और वाई में मान लिया कोई फंक्शन दे रखा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास एक्स और वाई में है वो कोई फंक्शन दिया गया है। अब यदि आपको ये बोला जाए कि ये जो फंक्शन है इसका अक्ष के रिस्पेक्ट के अंदर है वो आंशिक अवकलन करो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि आपको केवल जो अक्ष है उसका आपको अवकलन करना है और y को आपको उस स्थिति में कांस्टेंट ट्रीट करना है। और आपको पता है कोई भी कांस्टेंट राशि का अवकलन है वो 0 होता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जिसके रिस्पेक्ट में आपको अवकलन करने के लिए बोला जा रहा है ना, केवल उस पद का आपको अवकलन करना है। बाकी जो भी आपके पास चर दिए गए हैं y z t उनको आपको 0 कर देना है, उनको कांस्टेंट ट्रीट करना है। जबकि आपको पता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, यदि हमें इसका अक्ष के रिस्पेक्ट के अंदर है वो अवकलन करने के लिए बोला जाए तो हम यहाँ पे अक्ष का भी अवकलन करते हैं और y को भी अक्ष का फंक्शन ट्रीट करते हुए इसका भी हम अवकलन करते हैं। अब इस चीज को आप एक एग्जांपल के थ्रू है वो समझिए। एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वाई है, वो दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ वाई, ये आपके पास फंक्शन दे रखा है। इसका सबसे पहले तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक सिंबल है वो और ध्यान में रखना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी फंक्शन का डिफरेंशियल का जो सिंबल है वो इस हिसाब से हो जाता है, डी है वो इसे थोड़ा सा घूम जाता है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंबल होता है। इसका हमें अक्ष के रिस्पेक्ट के अंदर है वो करना है अवकलन। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे अक्ष स्क्वायर का अपन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम है ये 2 एक बार मैं अंदर ही लिख लेता हूँ 2 ऑफ वाई। देन हम इसका अवकलन करते हैं तो ये तो हमारे पास सिंपल सा 2x हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल जैसे अवकलन करते वैसे, जबकि ये है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट हो जाता है और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। ये तो हो गया आपके पास आंशिक अवकल समीकरण की। अब यदि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो साधारण अवकलन समीकरण है उसकी बात करें तो उस स्थिति में क्या होता है, वही वाला फंक्शन इसका इस बार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यदि हम ज्ञात करें तो हमारे पास डी है वो पूरा लिखा जाएगा। यहाँ पे डी है वो पूरा लिखा जाएगा सीधा का सीधा। तो यहाँ पे वही वाली चीज डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में डी अपॉन डी एक्स और ये आपके पास क्या हो गया 2 ऑफ वाई। तो यहाँ पे हम इसका अवकलन कैसे करते हैं, इस एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। यहाँ पे हम है वो y को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, यहाँ पे y है वो अक्ष का ही कोई फंक्शन होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको पीडी और ओडी के अंदर जो डिफरेंस होता है बेसिक सा उसके बारे में पता चल गया होगा। तो देन अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो आंशिक अवकल समीकरण है उसके अंदर जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन समीकरण को हम लैग्रांज मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो थोड़े से ध्यान में रखने होंगे। पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास डी जेड अपॉन डी ऑफ एक्स, यहाँ पे जो जेड है, एक चीज का और ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो जेड है ना वो एक्स और वाई का फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स है इसको हम स्मॉल पी के इक्वल लिखते हैं।
सिमिलरली यदि हम z का y के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर दे तो इसको हम q के इक्वल लिखते हैं। देन हम इसका यदि एक बार और अवकलन कर दे देन हम इसको r के इक्वल लिखते हैं। सिमिलरली इसका भी एक बार और अवकलन कर दे तो हम इसको t के इक्वल लिखते हैं। और यदि हम z का x और y दोनों के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दे तो इसको हम s के इक्वल लिख लेते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए कि p के इक्वल क्या होता है, q के इक्वल क्या होता है, r के इक्वल क्या होता है, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हम लाग्रांज मेथड से सोल्व करते हैं, तो उसके लिए पता कैसे लगाएंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लाग्रांज मेथड से सोल्व होगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना, आपके पास जो भी इक्वेशन दी गई रहेगी ना वो इस वाले फॉर्मेट में आपको नजर आ जाए। ये इस वाले फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आपके पास स्मॉल p और स्मॉल q दो आपके पास वैल्यू दी गई रहेगी क्वेश्चन के अंदर, और साथ में आपके पास कोई x या y का कोई फंक्शन दिया गया रहेगा। तो आपको तो ये देखना है कि स्मॉल p के साथ में यदि कोई वैल्यू दी गई है, स्मॉल q के साथ में आपके पास कोई वैल्यू दी गई, केवल ये दो चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इनके साथ जो भी अदर चीजें दी गई है ना उसको आपको है वो RHS साइड में ले जाना है, ठीक है। देन उस स्थिति के अंदर है वो हम यहाँ पे लाग्रांज मेथड का यूज में लेंगे यदि आपके पास इस टाइप का कोई फॉर्मेट है वो नजर आ जाए। सिमिलरली तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस एक मेथड की बात करते हैं, एक टाइप का, और ये आपके पास दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो देन आपके पास ये वाली चीज देखने को मिल गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लैग्रांज सहायक समीकरण लिख देनी है। वो क्या होती है, वो होती है आपके पास dx अपॉन में p इज इक्वल टू dy अपॉन में q इज इक्वल टू dz अपॉन में कैपिटल ऑफ r। यहाँ पे कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R क्या होंगे, आपके पास जो स्मॉल p का जो गुणांक होगा, कोफिशिएंट होगा, वो होगा कैपिटल P। सिमिलरली स्मॉल q का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा यहाँ पे कैपिटल Q। और सिमिलरली जो एक्स्ट्रा जो टर्म्स बच गई आपके पास वो आपके पास कैपिटल R का काम करता है। सेकेंड वाली स्टेप में आपको इतना काम करना है। थर्ड वाली स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास आपको पता है तीन टाइप के यहाँ पे पद वो देखने को मिलेंगे। तो आपको इनमें से कोई भी दो पद वो लेके चलने हैं। कोई भी दो पद, या तो आप फर्स्ट सेकंड ले लो या सेकंड थर्ड ले लो या फर्स्ट थर्ड ले लो, ठीक है। इनमें से कोई भी दो पद लेके चलने हैं और उनको आपको है वो सोल्व करना है। मतलब आपको है वो एक फंक्शन बना लेना है सोल्व करके और किसी कांस्टेंट के इक्वल लेके चलना है। आपको कोई भी दो स्टेप है सोल्व करनी है और उनको किन्हीं दो कांस्टेंट C1 और C2 के इक्वल है वो लेके आना है। अब ये सारी चीजें आपको है वो एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, है ना, कैसे हम सोल्व करते हैं। देन हमारे पास जब ये तीन स्टेप कंप्लीट हो जाती है देन हम लास्ट वाली हमारी स्टेप जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास फाई ऑफ Z1, Z2 इज इक्वल टू 0। फाई है वो कोई आपके पास आर्बिट्रेरी फंक्शन है और उसके अंदर आपको लिखना है Z1 की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे आती है ना, मतलब C1 के इक्वल जो वैल्यू आती है ना वो लिखनी है यहाँ पे। सिमिलरली C2 कांस्टेंट के इक्वल जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे लिख लेनी है। तो वो आपके पास है उस दी गई इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम है वो एक और मेथड की यहाँ पे बात करते हैं, मतलब एक टाइप का और क्वेश्चन है वो कैसे आता है। आपके पास यदि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है मतलब कि देखने को मिले तो ये भी आपके पास लाग्रांज मेथड से सोल्व होगा। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, देखो ये दो पद तो हमने इसके अंदर भी देखे कॉमन है, इसके अंदर क्या होगा एक और एक्स्ट्रा पद और देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इस P Q की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम P के अंदर ही पद ले लिए हमने, P1 P2 और P3 टाइप का हमने पद लिया है। सिमिलरली वही वाली चीज यहाँ पे जो स्मॉल p का जो गुणांक होगा वो P1 होगा, स्मॉल q का जो गुणांक होगा वो P2 होगा, और यहाँ पे R T कुछ भी हो सकता है ना, उसका जो गुणांक होगा वो P3 होगा, और जो एक्स्ट्रा टर्म होगी वो कैपिटल R के इक्वल होगी। आप ये भी ध्यान में रखना यहाँ पे स्मॉल p है वो यहाँ पे इस वाले रूप में भी देखने को मिल सकता है कि स्मॉल p की वैल्यू आपको पता है ये। सिमिलरली स्मॉल q है वो इस वाले रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है। देन वही वाली चीज यहाँ पे लाग्रांज सहायक समीकरण आपको लिख लेनी। इस बार आपको यहाँ पे एक और पद एक्स्ट्रा हो जाएगा, यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा वही dx अपॉन P1 dy अपॉन P2 एंड यहाँ पे कोई भी पद आपके पास मान लो t का कोई पद दे रखा है d2 अपॉन P3 इज इक्वल टू वही आपके पास में dz अपॉन में r। इस टाइप का आपको पास सहायक समीकरण लिखनी है। देन वही इस बार जो इक्वेशन है यहाँ पे वो 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो देखो जितनी इक्वेशन रहेगी ना उससे एक कम। यहाँ पे 3 इक्वेशन है तो यहाँ पे हमने 2 पद निकाले हैं, यहाँ पे 4 इक्वेशन है तो यहाँ पे 3 पद हमें निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे एक और इक्वेशन ऐड हो जाएगी और फाइनली व्यापक सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे एक और Z3 और ऐड हो जाएगा,
ठीक है, इस हिसाब से आपके पास है वो क्वेश्चंस है वो आपको सोल्व करने होंगे। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ और उनको सोल्व करते हैं लाग्रांज मेथड से। और ये जो क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं ये आपके पास एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है, इसको आपको सोल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं क्या इसको हम लाग्रांज मेथड से सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास P और Q का पद दिख रहे हैं, मतलब इनके गुणांक भी दिख रहे हैं। तो हमने देखा है अभी कि जब आपके पास P और Q में यदि कोई रिलेशन देखने को मिल जाए तो उसको हम लाग्रांज मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सबसे पहले तो लाग्रांज मेथड के लिए हम इसको क्या करते हैं, उस वाले फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूँ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ पी और माइनस 2xy ऑफ क्यू, मतलब पी और क्यू को तो एक तरफ रखते हैं, बाकी जो भी टर्म्स है उनको हम RHS में भेजते हैं। ये प्लस का 2xz बराबर में गया तो माइनस का 2x ऑफ जेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि यह जो इक्वेशन है चूंकि यह समीकरण आपके पास कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R रूप की है, दिख रही है आपको R रूप की है। और यहाँ पे यदि हम बात करें यहाँ पे P Q और R है क्या, तो वो भी लिख देते हैं हम यहाँ पे कि हियर P की वैल्यू तो हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, और कैपिटल Q की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 2xy और कैपिटल R की वैल्यू है माइनस का 2x ऑफ जेड। तो इस स्थिति में हम यहाँ पे लाग्रांज इक्वेशन से इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ लाग्रांज सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है डी ऑफ एक्स अपॉन में p की वैल्यू में यहाँ पे पुट करता हूँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू की वैल्यू में यहाँ पे पुट करता हूँ माइनस का 2xy और डी जेड के नीचे में r की वैल्यू पुट करता हूँ माइनस का 2x ऑफ जेड। इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दे देता हूँ, सिमिलरली इसको मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट दे देता हूँ। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 3 पार्ट आपके पास दिए गए रहेंगे, इनमें से किन्हीं भी 2-2 पार्ट को लेके आपको है वो 2 इक्वेशन से निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, हम इजी सी जो जल्दी से सोल्व हो जाए उन इक्वेशंस को ले लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड है वो यहाँ पे इजी सा मतलब फॉर्मेट दिख रहा है, इसको देखो इजी वे में आपके पास सोल्व होके आएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लेते हैं टेक सेकंड एंड थर्ड पार्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो सेकंड एंड थर्ड पार्ट यदि हम यहाँ पे ले तो हमारे पास क्या है, डी वाई अपॉन में माइनस के 2xy इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में माइनस के 2x ऑफ जेड। देखो हम यहाँ पे सोल्व करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई इंटीग्रेशन या कोई डिफरेंशियल मेथड का यूज में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस के 2x, ये माइनस के 2x कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास जो फाइनली यहाँ पे इक्वेशंस बच रही है वो बच रही है डी वाई अपॉन में वाई और इज इक्वल टू में बच रही है डी जेड अपॉन में जेड। ठीक है, अब इसका वही है, हमने देखी है जब भी हमारे पास ऐसा रूप देखने को मिल जाए तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड है वो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास जो चीज़ निकल के आती है वो आती है यहाँ पे डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई के इक्वल होता है, डी जेड अपॉन जेड लॉग जेड के इक्वल होता है, और प्लस में आता है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जो C1 हम लेंगे उसको भी हम लॉग में ले लेते हैं ताकि हमारे पास सारी चीज़ें लॉग में हो जाए तो सोल्व जल्दी हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने है वो स्टार्टिंग की यूनिट से उनमें भी सीखा है। देन हम इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये log z को है इस तरफ लेके आते हैं, मतलब वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं। तो log ऑफ y, ठीक है, और ये हो गया आपके पास माइनस का log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ c ऑफ 1। अब आपको पता है log m माइनस का log n, आपको पता है यहाँ पे करते हैं हम, चूंकि आपको पता है log ऑफ m माइनस का log ऑफ n रूप होता है, उसको हम लिख लेते हैं log ऑफ m अपॉन में n, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, डेट इज इंप्लाइज log ऑफ y अपॉन में z इज इक्वल टू क्या, log ऑफ c ऑफ 1। अब यहाँ से log तो आपके पास आउट हो गया, तो फाइनली आपके पास y अपॉन z किसके इक्वल निकल गया है, c1 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, एक सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट लेते हैं हम सेकंड सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ है, देखो ये थोड़ा सा क्रिटिकल रूप हमें दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे माइंड सेट करके इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करूँ, मैं इस इक्वेशन को है वो अक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ,
इसको y से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, इसको z से ऊपर नीचे गुणा करके जोड़ दूं सबको, तो देखो मेरे पास एक फॉर्मेट निकल के आएगा। यहां पे मैं क्या करूं, x y z से इसको एक बार मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, से इक्वेशन 1 को गुणा भाग करने पर, तो गुणा भाग करेंगे तो यहां से देखो सबसे पहले इस नीचे वाली चीज को मैं सोल्व करके देखता हूं क्या मेरे पास कुछ फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन गया मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, फिर मैं इसमें जोड़ रहा हूं तो यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है तो माइनस का 2x और y से मल्टीप्लाई किया इसको, सिमिलरली इसको z से मल्टीप्लाई किया तो z हो स्क्वायर। इसको मैं जब इसको थोड़ा सोल्व करता हूं तो यहाँ पे ये माइनस एक्स क्यूब को पहले लिख लेता हूँ, एक्स वाई स्क्वायर ये बच गया मेरे पास में माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और ये बच गया मेरे पास माइनस का एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। देन मेरे पास यहाँ पे बच गया, यहाँ पे यदि मैं माइनस का एक्स कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर। तो देखो इस वाली चीज़ से कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइनली एक फॉर्मेट है ये निकल के आ रहा है। तो देखो हम इसको क्या लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेट रूप में। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ऊपर वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करके जोड़ा है ना, एक्स इसको वाई से मल्टीप्लाई करके जोड़ा है और इसको जेड से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने जोड़ा है, और अपोन के अंदर मेरे पास क्या आया था माइनस के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर, ये निकल के आया था मेरे पास में। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला पद से मतलब कि इनको मैंने कोई ना कोई संक्रिया करके इस वाले रूप में बनाया है। अब मैं क्या करूँ, इसके इक्वल है वो आप कोई भी टर्म ले सकते हो इनमें से, इक्वेशन 1 में से ये ले लो, ये ले लो या फिर ये ले लो। तो मैं तो इजी से इजी जो टर्म है वो लेना पसंद करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ ये वाली टर्म लूंगा। अब आप बोलोगे यही क्यों, ये ले लो, तो भाई ये ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको इसके अंदर एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूं। देखो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास जो निकल के आता है ना फाइनल सॉल्यूशन, उसके अंदर देखो यदि अपोन के अंदर आपके पास जेड वाली टर्म आ रही है ना, हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या आया था, फाई ऑफ z1 z2 इक्वल टू 0 ये आया था। तो हमने क्या लिखा था, फाई ऑफ z1 की वैल्यू यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगी y अपॉन z, यानी जो c1 का कांस्टेंट होता है। सिमिलरली z2 की वैल्यू अभी अभी हम निकालेंगे यहाँ से जो भी हमारे पास निकल के आती है ना। तो आप मैक्सिमम ट्राई करना कि नीचे जो हर है ना वो इक्वल आए, यानी यहाँ पे z है तो यहाँ पे भी z ही बने, ऐसी कोई मतलब कि निकालने की कोशिश करना कि ऐसा बने। हालांकि नीचे कुछ भी बन जाओ, y वाला टर्म बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन उससे क्या थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाली टर्म है इसके इक्वल ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है डी जेड अपॉन में माइनस के 2x ऑफ जेड। तो यहाँ से देखो माइनस का अक्स से माइनस का अक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया। आपके पास ये वाली टर्म बची। अब मैं क्या करता हूँ, 2 की है वो इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वज्र गुणन कर देता हूँ। तो डेट इज इम्प्लाई 2 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2x dx 2y dy 2z dz अपॉन के अंदर नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इज इक्वल टू मेरे पास बचा डी जेड अपॉन जेड। दोनों तरफ वही वाली चीज इंटीग्रेशन कर दो। ये देखो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बन रहा है ये। तो इस पूरे का डिफरेंशियल ये आ रहा है ऊपर वाला। कैसे आप इसको चेक कर सकते हो, आप कैसे चेक कर सकते हो, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर को टी मान लो, फिर इसका है वो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल कर दो। तो पार्शियल डिफरेंशियल किया है इसका, तो ये हो गया 2x, एक्स से पहले किया तो 2x और dx हो गया। सिमिलरली ये हो गया 2y dy, सिमिलरली ये हो गया 2z dz और ये हो गया क्या dt। तो इसके इक्वल में क्या लिख दूं, dt और अपॉन में t, और dt अपॉन में t क्या होता है log ऑफ t की वैल्यू में ऊपर वाली रख दूं तो आपके पास ये वाला रूप ही निकल के आता है। और डेट इज इम्प्लाइज और इसका क्या हो गया log ऑफ z, वही वाली चीज कांस्टेंट मान लो log के अंदर, इस बार c2 मान लेते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये वाली टर्म है वो इस तरफ लेके आ जाता हूं मैं, तो इसी में ले लूं मैं माइनस का साइन और इज इक्वल टू में log ऑफ c, ठीक है। वही log m माइनस log n वाला फॉर्मेट बन गया। तो ये क्या बन गया log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन के अंदर z आ गया यहाँ पे और इज इक्वल टू क्या है log ऑफ c, भाई c2, log से log वही चीज कैंसिल, c2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आती है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड इज इक्वल टू क्या आ गया c2 के इक्वल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है। सो फाइनली इसका जो व्यापक हल है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसलिए जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल वो क्या होता है, फाई ऑफ
C1 किसके इक्वल है, वो वाली वैल्यू लिख दो y/z, कॉमा C2 किसके इक्वल है, वो वाली लिख दो x² प्लस y² प्लस z² अपॉन में z इज इक्वल टू 0। ये आपके पास व्यापक हल आ गया दिए गए इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो होपफुली आपको है वो इजी वे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमने लाग्रांज मेथड का कैसे इसमें यूज में लिया है। अब हम चलते हैं इसके एक और टाइप की तरफ कि उस टाइप से भी आपके पास एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें देखो, क्या ये क्वेश्चन हमें इस वाले रूप का दिख रहा है क्या, P1P प्लस P2Q प्लस में P3, यहाँ पे T के अंदर दे रखा है तो T और इज इक्वल टू R। क्या आपको इस वाले रूप में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है क्या? आप बोलोगे कैसे, हमें तो यहाँ पे ये P Q ये सारी चीज़ें देखने को मिल ही नहीं रही है। तो ये देखो, dz/dx को क्या मैं P लिखता हूँ, dz/dy को क्या मैं यहाँ पे Q लिखता हूँ। आपको तो केवल ये दो चीज़ें ध्यान में देनी है, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें छोड़ो, आपको केवल ये दो चीज़ें ध्यान में दिखनी आनी चाहिए। ये दो चीज़ें दिखने को मिल रही है, इसका मतलब लाग्रांज वाला यूज में होगा इसके अंदर, तो मिल रही है आपको। और आपके पास ये एक्स्ट्रा वाली टर्म है, इसको टी से, उस वाले टी से कंपेयर मत करना है ना। और सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास जो अदर पद बच जाते हैं उसको हम आर लिख लेते हैं। इस वाले रूप में देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे के रूप का है दिया गया समीकरण, के रूप का है। तो यहाँ से हम कंपेरिजन करते हैं और P1, P2, P3 और R की बात करते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो हियर P1 इज इक्वल टू मेरे पास है यहाँ पे x, P2 इज इक्वल टू है मेरे पास यहाँ पे y, यानी इनके गुणांक ही है ना। और P3 बराबर मेरे पास क्या है t, ठीक है, इस dz/dt का जो गुणांक है वो। और यहाँ पे जो मेरे पास कैपिटल R है वो मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा टर्म az प्लस xy अपॉन में t। ये वाली चीज आ गई समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लाग्रांज सहायक समीकरण की। नाउ रिटन इज लाग्रांज सहायक समीकरण, लाग्रांज सहायक समीकरण। तो लाग्रांज सहायक समीकरण क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, वो लिखते हैं हम dx अपॉन में p, तो p की जगह p1 आएगा x, dy अपॉन में p2 y हो गया, इस बार t में है इक्वेशन तो dt अपॉन में जो p3 है वो वाली टर्म t, और लास्ट में आता है मेरे पास dz, वो आता है dz अपॉन में az प्लस xy अपॉन में t, यानी dz अपॉन r रूप का आता है, तो वो ये हो गया। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे दे देते हैं। नेक्स्ट वही वाली चीज़, इसको मैं फर्स्ट टर्म दे दूँ, इसको मैं सेकंड टर्म दे दूँ, इसको मैं थर्ड टर्म दे दूँ और इसको मैं फोर्थ टर्म दे दूँ। इस बार 4 टर्म से इसका मतलब 3 समीकरण आपको निकालनी है। 3 समीकरण निकालने, तो सबसे पहले जो इजी निकल जाए वो निकाल दो। पहले तो इन दो को मैं ले लेता हूँ, इजी सा है, निकल जाएगा। टेक फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दो टर्म को लूँ तो dx अपॉन में x इज इक्वल टू dy अपॉन में y, ठीक है। तो वही चीज़ ऑन इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास log ऑफ x, ये हो गया मेरे पास log ऑफ y, और ये हो गया मेरे पास में log ऑफ c ऑफ 1 यहाँ पे ले लेता हूँ। तो सिमिलरली वही वाली चीज़ इसको मैं इस तरफ लेके आऊँ, तो ये हो गया मेरे पास log ऑफ x माइनस का log ऑफ y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में log ऑफ c1। तो डेट इज इम्प्लाइज, ये हो गया मेरे पास में log ऑफ x अपॉन में y, ठीक है, log m माइनस n इज इक्वल टू log ऑफ c ऑफ 1। log से log कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास x अपॉन y है वो निकल के आया c1 के इक्वल। बुक्स के अंदर आपको ये y अपॉन x दे रखा है, क्योंकि उस स्थिति में बुक वाले ने क्या किया है, ये कांस्टेंट है वो इस तरफ ले लिया और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपको बुक वाली तरीके से चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, इसको y अपॉन x उल्टा कर दूँ तो ये क्या हो गया, y अपॉन c1 हो गया। इसको यदि मैं c कांस्टेंट ले लूँ, c ले लूँ इसको, तो ये 1 अपॉन c हो गया, और 1 अपॉन c कांस्टेंट को मैं c1 ले लूँ, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आपके पास ये y अपॉन x इज इक्वल टू c1 के इक्वल। ये लो बुक वाला हो गया, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप है वो क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व करते हो। डोंट मैटर क्या आंसर है वो आपके पास ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट, आपका तरीका सही होना चाहिए, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब कि फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको मिल गई। अब सेकंड में आप क्या करो, इस बार मैं क्या करूँ, ये फर्स्ट और ये थर्ड वाली टर्म ले लेता हूँ यहाँ पे। नाउ टेक फर्स्ट एंड थर्ड,
पहला और तीसरी वाली टर्म ले लो, आप चाहो तो दूसरी और तीसरी ले लो, है ना, पहली और तीसरी ले लो, कोई भी एक टर्म लेनी है आपको। तो यहां से मैं लूँ तो dx अपॉन में x इज इक्वल टू dt अपॉन में t, वही इंटीग्रेशन कर दो, ये हो गया log ऑफ x, ये हो गया log ऑफ t, और प्लस में आ गया log ऑफ c2, ठीक है ना, c2। तो इस बार क्या करता हूँ मैं इधर ले लेता हूँ कांस्टेंट वो c2, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था लास्ट में आपके पास जो सॉल्यूशन आता है उसमें मैक्सिमम आप ना ये वाली चीज मिलाने की कोशिश किया करो कि नीचे सेम सा बन जाए। तो मेरे यहाँ पे नीचे सेम सा बन जाए, इसलिए मैं c2 है वो इस तरफ ले रहा हूँ, उस तरफ भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ से क्या हो गया, इस वाले log c2 को तो मैं इस तरफ रखूँ कांस्टेंट को, और log ऑफ t और अक्स को मैं उस तरफ ले जाऊँ, तो ये माइनस का हो गया, तो ये बन गया आपके पास log ऑफ t अपॉन में अक्स, ठीक है। तो यहाँ से log से log कैंसिल हो गया, तो c2 इक्वल टू आ गया t अपॉन में अक्स, इक्वेशन नंबर में 3 इसको दे देता हूँ, आ गया समझे। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ वाली जो टर्म है इनको लेता हूँ। अब आप बोल रहे हो, अब आप सोचोगे सेकंड और थर्ड को ले लो ना सर, सिंपल सी है, कर दो ऐसा कैसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आपको, इस वाली टर्म का तो कहीं ना कहीं यूज में लेना ही पड़ेगा, ऐसे आपके पास समीकरण है वो सेम से बन जाएगी और सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई वाला नहीं होगा। तो आपको हर एक इक्वेशन को काम में लेना ही पड़ेगा, ध्यान में रखना है ये वाली चीज़। तो इस बार मैं क्या करूँ, फर्स्ट और ये फोर्थ वाली टर्म को ले लेता हूँ, तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। देखो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आएगा। नाउ टेक फर्स्ट एंड फोर्थ, चलो फर्स्ट और फोर्थ की हम यहाँ पे बात करते हैं। सो फर्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ पे dx अपॉन में x, और फोर्थ वाली टर्म है dz अपॉन में az प्लस में यहाँ पे a है ना, प्लस में xy अपॉन में t। यहाँ पे देखो अच्छी अच्छी सी चीज़ें लगेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे dx अपॉन x तो दे रखा है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे मतलब कि x और z के अंदर डिफरेंशियल दे रखा है, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा क्या क्या बच रहा है, y और t बच रहा है मेरे पास एक्स्ट्रा। तो मेरे पास जो इक्वेशन थर्ड और जो सेकंड है, क्या मैं इनकी हेल्प से y और t को रिमूव कर सकता हूँ क्या? कैसे? बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ से है मैं क्या करूँ, y की जगह तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, जैसे y की जगह मैं यहाँ से क्या लिख दूँ, c1 इंटू एक्स, ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं। सिमिलरली यहाँ से मैं t की जगह क्या लिख दूँ, c2 इंटू एक्स, ये दो चीज़ें मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। ये दोनों की दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे पुट आउट कर दूँ, देखो पुट करता हूँ मैं यहाँ पे dz अपॉन में az प्लस में x इंटू वाई की जगह तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ c1 इंटू एक्स, और t की जगह में पुट कर रहा हूँ c2 इंटू एक्स, कर सकता हूँ। एक्स से एक्स वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। तो फाइनली आपके पास जो निकल के आता है चीज़ें वो है dx अपॉन में एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन में az प्लस में c1 अपॉन में c2 इंटू में एक्स। ये चीज़ आपके पास फाइनली निकल के आई। नेक्स्ट देखो बहुत ही अच्छी स्टेप आने वाली है। अब हम इसको साधारण तो इसको सोल्व कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें सेपरेट करनी पड़ेगी हमें। तो इसके dz के नीचे मेरे पास x वाला पद भी तो है z के अतिरिक्त, तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से dz अपॉन dx निकालेंगे। dz अपॉन जब dx की बात यदि हम करें, यानी z वाले पद के नीचे x वाला पद लेके जाए, तो मेरे पास क्या az प्लस c1 बट्टे c2 इंटू एक्स अपॉन एक्स है, ये वाली चीज़ निकल के आई। अब इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करूँ तो ए जेड अपॉन में एक्स प्लस में c1 बट्टे c2, क्या मैं इसको लिख दूँ, एक्स से एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया और एक एक्स का यहाँ पे डिवाइड कर दिया, लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट है यहाँ पे dz अपॉन में d ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला पद मैं इधर लेके आऊँ तो ये बन गया माइनस का a अपॉन में एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू मेरे पास बन गया c1 अपॉन में c2। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने को मिल रही है क्या? फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, यदि इस वाले रूप में लिखूँ तो मैं dz अपॉन में dx प्लस में p ऑफ z इज इक्वल टू q, इस वाले रूप में होती है। जहाँ पे यदि p की वैल्यू की बात करें यहाँ पे, तो हियर p की वैल्यू तो क्या है, माइनस का a अपॉन में x, और q की वैल्यू की बात करें तो वो है c1 अपॉन में c2 है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो नाउ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इंटीग्रेशन फैक्टर की बात करेंगे, IF की बात करेंगे। वो क्या होता है आपके पास, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, तो वैल्यू पुट करो e की पावर में इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, माइनस का a अपॉन में x इंटू डी एक्स, e की पावर में माइनस का एक कॉन्स्टेंट है बाहर लिया, तो 1 अपॉन x का क्या होता है, log ऑफ x होता है, सही है। डेट इज इम्प्लाई e की पावर में log ऑफ
इस -a को यदि मैं ऊपर भेजूँ तो ये x की पावर -a होता है, ठीक है। log क्या कि यदि कोई चीज़ है तो वो पावर में चली जाती है यहाँ पे, तो यहाँ से e से तो log कैंसिल हो गया, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, x की पावर -a। तो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो हमारे पास निकल के आया x की पावर -a। अब यहाँ से हम वही टोटल सॉल्यूशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद में वो क्या होता है, वो होता है आपके पास जिसके अंदर समीकरण दे रखी है वो, तो z के अंदर समीकरण दे रखी है z इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर x की पावर -a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो c1 c2 तो ले लिया, c3 में यहाँ पे ले लेता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन क्यों की वैल्यू है मेरे पास c1/c2 इंटू में इंटीग्रेशन फैक्टर वो क्या है मेरे पास x की पावर में माइनस का है, और इंटू में d ऑफ x, ये वाली चीज। नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, यहाँ से मैं z/x की पावर a लिख दूँ इसको, इज इक्वल टू c3, क्यों माइनस a है नीचे गया तो प्लस का हो गया, और c1/c2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लेता हूँ। x की पावर -a का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, वही वाली चीज, n की जगह -a है तो मैं इसको ये लिख दूँ क्या, x की पावर 1-a/1 -a, यानी कि -a को बाद में लिख दिया 1 के, है ना, अच्छा लगे। तो फाइनली आपके पास ये वाली चीज़ है वो निकल के आ गई। तो यहाँ से हमें केवल c3 कांस्टेंट निकालने हैं, यहाँ पे जैसे हम c1 और c2 यदि यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे हमें c3 कांस्टेंट निकालना है, तो बाकी वैल्यू इधर लेके आता हूँ मैं। तो z/x की पावर a माइनस का c1/c2 x की पावर 1-a/1 -a इज इक्वल टू c/3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करो, आपको यहाँ पे है वो कुछ कांस्टेंट चीजें नजर आ रही है, तो c1/c2 की जगह आप कुछ लिख सकते हो क्या, देखो y की वैल्यू मैंने लिखी है c1x, t की वैल्यू लिखी है मैंने c2x। जब इस वाली समीकरण में उस वाली समीकरण को भाग दे दूं, यानी कि मैं y/t की बात करूं, तो मेरे पास क्या है c1x और उधर क्या है c2x, x से x कैंसिल, तो फाइनली क्या c1/c2 की जगह में y/t है वो पुट कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं। तो वो c1/c2 की जगह मैं यहाँ पे y/t है वो पुट करता हूं, तो z/x की पावर a माइनस y/t x की पावर 1-a/1 -a इज इक्वल टू c/3। फाइनली ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 निकल के आ गई। आपके पास तीनों गुणांक है वो निकल के आ गए, c1 c2 और c3। तो आप इस वाली समीकरण का व्यापक हल है वो बता सकते हो। तो फाइनली हम व्यापक हल है वो यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज फाई ऑफ c1 किसके इक्वल है वो वाली राशि y/x, c2 किसके इक्वल है वो वाली राशि t/x, और देन c3 किसके इक्वल है वो वाली राशि। तो वो आपके पास z/x की पावर a माइनस का y/t और इंटू में x की पावर 1-a/1 इक्वल 0। तो फाइनली ये आपके पास दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है वो निकल के आता है। होपफुली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लाग्रांज मेथड से है वो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना मिले। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू।